Welcome back to all class 11th students. In previous lecture, we have discussed about the rotational motion of rigid bodies, and specifically we have studied the topics: what is the rotational motion, what is the translational motion, what is the angular acceleration, what is the relation between angular acceleration and linear acceleration, what is the moment of inertia, what is its role. All these kinds of things we have discussed already in previous lecture. Right now we are in the next topic, which is very important for all of us, and it is the radius of gyration. It's not too much difference from moment of inertia. Actually it look like a moment of inertia with some changes. How? So see here the definition. It is defined as the radial distance. The most important term is radial distance. कहने का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास इज अ डिफरेंट थिंग. हम क्या करते हैं कि जनरली जब रेडियस ऑफ डायलेशन या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि जो किसी बॉडी का जो मास है ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन, खास करके इसको आप ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन द मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट एट अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी रेडियल डिस्टेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि सब जगह से डिस्टेंस कैसे जो है बराबर हो. तो इट इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as with its actual distribution of mass. तो अब ये बात काफी हद तक क्लियर हुई होगी. तो हमने क्या कहा कि हम ऐसा मान के चलें कि रेडियल डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर बॉडी का मास अज्यूम करें कि पूरा का पूरा कंसंट्रेट है, then its moment of inertia about the given axis would be the same as with its actual distribution of mass. यानी कि given axis के about जो moment of inertia है वो कैसा होगा, would be the same as with its actual distribution of mass. यानी कि जो actual distribution of mass है उसके जैसा ही होगा या उसके बराबर होगा. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसको करते हैं और हम लोग देखते भी हैं रोटेशनल मोशन में, जैसे रोटेशनल मोशन हो रही है और एक परफेक्ट सर्कल में आपको रोटेशनल मोशन दिखे, यानी कि आप वहां पर समझ सकते हैं कि वहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कैसा हो रहा है, रेडियल हो रहा है. अगर रेडियल नहीं होता तो जो उसका एक तरीके से हमने क्या बताया कि जो सर्कुलर जो मोशन है वो परफेक्ट सर्कुलर मोशन आपको वहां पर रोटेशनल मोशन ना देखने को मिलता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. तो जनरली I इक्वल टू एम के स्क्वायर, जैसे इसने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिल्कुल बराबर होगा. तो I इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो K इक्वल टू अंडर रूट I बाई एम, वेयर K इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन एंड M कैपिटल M इज द मास ऑफ द बॉडी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियस ऑफ डायरेक्शन. मैनी टाइम ये पूछा गया व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन. तो आप बता सकते हैं कि आपको कितना ध्यान रखना है कि इन रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ठीक, we assumed a point at a radial distance from the axis of rotation where whole mass to be concentrated and its moment of inertia about given axis be the same as with its actual mass of the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिफाइंड से थोड़ा इसको बदलना है और रेडियस ऑफ डायरेक्शन को डिफाइंड वाला वर्ड हटा के और इस पूरा जो टॉपिक आपने लिखा है उसके साथ जोड़ लीजिए, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिक सो ही कर रहा है यहाँ पर. तो ये रेडियस ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. आप इसको जरा जो है एक बार कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद देन फिर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ पर रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं
जहाँ पर हमको कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है, और रिलेशंस के बेसिस पे बहुत सारी वो चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं उसको साइंटिफिकली तरीके से समझने में आसानी होती है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस कंसीडर a body is moving with constant angular acceleration about any fixed rotational axis. Let us consider a body is moving with constant angular acceleration about any fixed rotational axis. Let particles of the body are located at distances r1, r2, r3 and so on from rotational axis. Particles having mass m1, m2, m3 and so on respectively. The most important बात जो मैं लिखने जा रहा हूं, angular acceleration of each particle would be same as body, but linear acceleration will be different. For each particle. ये मैंने जो सामने आपके लिखा है उसका रीजन है क्योंकि अभी बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे आने वाले हैं जहां पर आपसे टॉर्क एंड मोमेंट इनर्शिया के अबाउट अलग अलग टर्म देगा और तो सबके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। बट जो ऑलमोस्ट ये थ्योरी लिख रही है, ये ऑलमोस्ट थ्योरी सब में कॉमन रहने वाली है। वो बात अलग है कि एक्सेलरेशन अगर नहीं हो, टॉर्क है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वहां पर जरूरी नहीं कि लीनियर एक्सेलरेशन का टर्म आएगा। बट जो स्टार्टिंग आप देख रहे हैं, लेट अस कंसीडर बॉडी से लेके हैविंग मासेस रिस्पेक्टिवली तक, इतना आप मान के चलिए ऑलमोस्ट सभी में जो है कॉमन आएगा। तो हम सब में इसका इतना बड़ा जो एक हम लोग जो छोटा सा बताने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए वर्डिंग करते हैं वो हर जगह नहीं करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ तक ऑटोमेटिक लिख लेना होगा, आगे का एक लाइन लिख के मैं उसको जो है डेरिवेशन की तरफ जाऊंगा। तो ये सारी बात मेरे को ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लेट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल a1, डिस्टेंस कितनी है r1, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, सेम है अल्फा, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक। देयरफॉर अब एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स भी कुछ लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। तो F1 की अगर बात करेंगे तो M1 A1 यानी कि M1 R1 अल्फा, है ना, A1 की वैल्यू R1 अल्फा हो जाएगा। तो देयरफॉर या हेंस
टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करें टाउ1 तो कितना होता है आपको मालूम है, F1 और R1 हो जाएगा ना, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Similarly torque on second particle, टाउ2 की बात करेंगे तो F2 R2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब अगर आप ऐसे निकालते चले जाएंगे तो n पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो टाउ n इक्वल टू Fn Rn इक्वल टू mn Rn स्क्वायर अल्फा, दिस इज द nth इक्वेशन. ऐसे बनती चली जाएगी. सो इतना अपनी चीजें नोट कर लीजिए, देन फिर इसके आगे बढ़े. बहुत सिंपल है, कहीं कोई मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी. बस इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना करते हुए इसको आप नोट कर लीजिए, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सो देखिए, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द बॉडी, तो टोटल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट रोटेशनल एक्सिस कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस एंड सो ऑन प्लस टाउ n, यानी m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा. m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये अल्फा हो गया. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है इसको फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर nth पार्टिकल है तो इसको nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं. तो या इसको अगर ऐसा ना लिखना चाहें तो दूसरा तरीका है छोटा करने का, कि समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है, इनटू अल्फा कर दें. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया है ना, आई अल्फा. तो टाउ बराबर कितना आ गया, आई अल्फा, वेयर आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो प्रूफ हो गया. हमको रिलेशन निकालना था, रिलेशन बिटवीन हमको चाहिए था टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया. अब आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं. Dear students, the next topic is equation of rotational motion. तो अभी आपको याद होगा हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर था, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी. कौन कौन सी पढ़ी थी आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अब जब रोटेशनल मोशन होगी उस रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशंस बनेंगी, वो भी 3 तरह की होंगी. क्या होगा उसमें, कौन टर्म्स चेंज होंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में हमको करना. बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, क्योंकि मुझे लगता है फिजिक्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते भी हैं, और मैथमेटिक्स के जरिए फिजिक्स में इंटरेस्ट और भी जनरेट होता है, और बायो के वालों के लिए भी, क्योंकि वो मैथ 10th में छूट जाता है, फिर भी वो जो इजी मैथमेटिक्स आती है इन चैप्टर्स में फिजिक्स में, तो वो उनको बहुत पसंद आती है. चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं. तो देखिए अभी
ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो लीनियर मोशन की जो थी इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, तो कौन कौन सी थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने बताई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पर जो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आएगी तो वो आती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो एक्चुअली जो v था फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। यहाँ पर स्मॉल u जो था वो लीनियर इनिशियल लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पर ओमेगा नॉट लीनियर की बजाय अब क्या हो गई रोटेशनल इनिशियल वेलोसिटी हो गई। स्मॉल ए लीनियर एक्सेलरेशन था या एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक, फिर दूसरी जो आएगी s की जगह थीटा आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट s होता था, यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी जो इक्वेशन आती है वो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यानी कि टर्म्स कौन कौन से बदल रहे हैं, है ना। तो लीनियर जो टर्म्स थे लीनियर टर्म्स, और यहां पर आ जाते हैं रोटेशनल टर्म्स। ठीक, तो लीनियर में जो हमने कहा जो स्मॉल s था आपका यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हो गया लीनियर टर्म है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पर जो आ गया कितना आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर इसके बाद u, ये लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल लीनियर हम डॉट कर दे रहे हैं इसको वेलोसिटी, और यहां पर आ गया ओमेगा नॉट, ये एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, फिर यहां पर आ गया v, ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी होती थी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, और यहां पर आ गया ओमेगा फाइनल ठीक। अब इसके बाद SUV हो गया, इसके बाद आ जाता था आपका स्मॉल a, ये लीनियर एक्सेलरेशन था, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये आप जो बेसिकली चार टर्म देख रहे हैं यही चार टर्म बदल जाते हैं, s का थीटा, u का ओमेगा नॉट, v का ओमेगा, a का अल्फा। और अब तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका s बराबर r थीटा, ये एक रिलेशन है, v बराबर r ओमेगा, ये पढ़ के आए सर अभी मैंने पढ़ाया था, और a बराबर r अल्फा। तो ये तीन जो रिलेशन है, ये तीन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों चीजों को नोट कर लीजिए, देन हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशन का डेरिवेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, देन फिर हम लोग 1 बाय 1 इन सब का डेरिवेशन करते हैं। चलिए तो पहुंच जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जानते हैं, जो आपने जो चीजें पढ़ी उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा। आपको मालूम है कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हमने पढ़ाया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया, और डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया अल्फा डी टी। फिर हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल जैसे पहले करा था वही सब कुछ है, कोई चेंज नहीं है, कुछ टर्म्स बदले हैं बस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट। ठीक, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो
इंटीग्रेशन में हमने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी थी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा थी। तो जो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट से ओमेगा के बीच में होगा। यहाँ पर अल्फा एंगुलर कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, टाइम पहले 0 था बाद में टी हो गया, तो ये अंदर बचा डी टी। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा। ये सब आपको हम पहले काइनेमेटिक्स में मोशन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन बनाने के दौरान बता चुके हैं, आप पलट के देख लीजिए इंटीग्रेशन में कोई डाउट हो। और यहाँ पर आ गया अल्फा टी और 0 से टी लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस अगली बार ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। बहुत सिंपल है, जो भी इंटीग्रेशन में डाउट हो रहा हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप हमारे जाइए और मोशन स्ट्रेट लाइन जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर आप जाके इसका एक बार डेरिवेशन देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट इक्वेशन आपको प्रूव कराता हूँ। देखिए ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, जरा उसको भी आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है कि वी नो दैट अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी है, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ी हुई है, कहीं पर भी कुछ ऐसा जो है आपको नहीं मिलेगा जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी जानते हो, एंड साथ में ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी भी आपने पढ़ा है, ठीक। मैंने दोनों साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि यही दो इक्वेशन इस्तेमाल होंगी थर्ड में भी। अभी प्रीवियस में अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हम लोग जान चुके हैं, तो नाउ ठीक, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो नाउ ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक। तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा डी टी हो गया, और डी थीटा इक्वल टू ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है सिंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, डी टी का मल्टीप्लाई करा दिया। फिर भाई पुरानी बात करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट, है ना। तो जब प्रॉपर लिमिट करेंगे तो डी थीटा है तो 0 से थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था बाद में थीटा हो गया, फिर टी के रिस्पेक्ट में होगा 0 से टी और ये आ जाएगा डी टी, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, प्लस अल्फा बाहर हो जाएगा यहाँ पर 0 से टी और यहाँ पर आ जाएगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करके मैं लिमिट भी लगा रहा हूँ, सीधे डी थीटा का केवल थीटा आ जाएगा, ओमेगा नॉट डी टी का केवल टी आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया, टी हो गया, प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। एन के बाद टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो टी की पावर 1 प्लस वन अपॉन 2 टी स्क्वायर बाय 2 यानी कि 1 अपॉन 2 अल्फा टी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, नोट कर लीजिए, आसान है। फिर मैं थर्ड में चलता हूँ। फिर वही बात, पुरानी दो इक्वेशन मालूम है, ओमेगा इक्वल टू डी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन टी। नाउ थर्ड इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। हमने क्या करा, इसी में डी ओमेगा अपॉन डी टी में दोनों साइड ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डी थीटा फिर देखिए कट जाएगा तो वही लिखा है, तो डी थीटा बाई अपॉन डी थीटा करा दिया, और अल्फा इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इधर कर दिया और इधर डी थीटा अपॉन डी टी कर दिया, बदल दिया, डी थीटा इधर डी टी इधर, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर इस डी थीटा का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, तो अल्फा डी थीटा इधर आ गया, डी ओमेगा होगा, डी थीटा अपॉन डी टी अभी पढ़ गया है क्या होता है, ओमेगा, तो इनटू कितना हो गया, ओमेगा, सिंस ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। और अल्फा डी थीटा इक्वल टू अब कितना आपके पास आ गया, ओमेगा डी ओमेगा। वही पुरानी बात करनी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर
लिमिट, तो अब कर देंगे तो अल्फा डी थीटा और 0 से थीटा इंटीग्रेशन हो रहा है और ओमेगा नॉट इनिशियल था, फाइनल ओमेगा था, ओमेगा कितना आ गया, डी ओमेगा आ गया। ठीक, अब इंटीग्रेट कर देंगे डी थीटा का अल्फा कॉमन आ जाएगा, आपको मालूम है बाहर आ जाएगा, डी थीटा का थीटा होता है तो अल्फा थीटा हम सीधे लिख रहे हैं। अब ओमेगा का करेंगे तो ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक, हम इधर यहाँ पे आपको करके दिखाई दे रहा है, सिंस ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो जब ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा तो उसका लिमिट लगा दोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो जरा थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, इसको ऊपर ला रहा हूँ। ठीक, तो अब 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 अल्फा थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2 अल्फा, प्रूव हो गया। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी अब आप जो है नोट कर लीजिए। तो अब आपने कुल मिला के मैंने ये जो आपको सारी चीजें बताई हैं अभी, इनका बताने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो ये आपका कुल मिला के जो चैप्टर है यहाँ तक का, तो आज फिलहाल अभी हम इस क्लास में इतना ही रखने वाले हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पर जब आपसे मुलाकात होगी तो उस टर्न पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जैसे आप के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आपने पढ़ा था, है ना, वैसे ही वो लीनियर जो है काइनेटिक एनर्जी थी, और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। देन फिर उसके बाद कुछ रिलेशन और भी निकालेंगे, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, उसका क्या रिलेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो आप इसको नोट करिए और अपनी नोटबुक में इसको जरूर नोट करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें बोर्ड पे करा रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर में एक नोटबुक लेके बैठते हैं, हर लेक्चर हर एक टॉपिक को समझने के बाद आप प्रॉपर नोट करते हैं नोटबुक में, डेफिनेटली आपको हमेशा फीलिंग क्लास वाली आएगी। बट अगर आप इसको देखते रहेंगे कि आराम से लेट के बैठ के हम इसको केवल देख रहे हैं, इसको वॉच कर रहे हैं और सोचे कि हमको आ जाएगा, तो ये ठीक चीज़ नहीं है। तो ऑनलाइन में बहुत सिंपल सा रूल है और हर जगह रूल चलता है कि अगर आप किसी चीज़ को समझने के साथ अपना पेन चला रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी कितना भी ओरली पढ़ते रहिए, देखते रहिए, वो चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो सकती हैं। मैं नहीं चाहता स्किप हो, इसलिए आप इसको पढ़ के तैयार करके रखिए। नेक्स्ट टर्न पर नए टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।